तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हम सभी लोग इकट्ठा होकर नेटवर्क लो होने की वजह से रेलवे स्टेशन के पास फ़ोन चला रहे थे। इन दिनों जियो के नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई थी, जिस वजह से स्टेशन के पास बहुत अच्छा लगता था। उस रेलवे स्टेशन के पास एक टावर बना हुआ था, जिसकी वजह से नेटवर्क बहुत ही अच्छा चलता था। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि इस स्टेशन पर एक कर्मचारी की आवश्यकता है, तो फिर मैंने जल्दी उस स्टेशन पर काम करने का निश्चय किया। ऐसे तो मेरे घर वाले मुझे कोई अच्छी जॉब दिलाना चाहते थे, लेकिन इन दिनों आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब चल रही थी और अपने घर की परिस्थितियों को समझते हुए मैं इस काम को करने के लिए बिल्कुल तत्पर था। दूसरे ही दिन मेरी मुलाकात वहाँ के स्टेशन मास्टर से हुई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कर्मचारी की आवश्यकता है। अगर आप बगल में मौजूद कतर वाले पत्थरों को तोड़ने में हमारी मदद करें तो आपको हर महीने अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। और इतना सुनकर तो इस काम के लिए मैं जल्दी से तैयार हो गया और फिर दूसरे ही दिन से मैंने इस काम को करना शुरू कर दिया। इन दोनों सुबह होते ही ज़मीन पर ठंड से पाला जमना शुरू हो जाता है। लोगों के हाथ और पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं। ठंड ने इन दोनों कुछ ज़्यादा ही तबाही मचा रखी थी और ऐसे ही चलते चलते अब धीरे धीरे ठंड के जमावड़े ने बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी ड्यूटी अब रात को शिफ्ट कर दी गई है और मुझे पूरी रात भर यहाँ पर काम करना था। कहीं ना कहीं मुझे ठीक भी लगा, क्योंकि रात भर इधर उधर घूमने से तो अच्छा था इस काम को अंजाम देना। और फिर मैंने स्टेशन पर काम करना शुरू कर दिया। मेरी ड्यूटी उन लोगों के साथ लगा दी गई थी जो काफ़ी समय से पहले ही यहाँ पर काम करते थे। मेरा पहला दिन था और आज पहला दिन होने की वजह से मैं उन लोगों की तरह काम नहीं कर पा रहा था जो मेरे बगल में काम कर रहे थे। उनके हाथ इतने मजबूत थे कि मैं सिर्फ देखता रह गया। उनमें से एक भाई साहब, जो शायद उनमें से सबसे बड़े मजदूर और सबसे अनुभवी थे, उनका नाम महेश था। मैंने जब महेश भैया से बात की तो उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने को कहा। पूरी रात भर मैं उनके साथ लगा रहा और जैसे ही सुबह हुई तो मैंने उस काम को छोड़ दिया। लेकिन रात को मैंने एक बात काफ़ी अच्छे से नोट की। रात के करीब 3:30 बजे मुझे स्टेशन की पटरी से कोई गुजरता हुआ दिखाई दिया। जिस समय वो गुजर रहा था तो स्टेशन के सारे मजदूरों ने अपनी मुंडी को दूसरी तरफ फेर लिया और ऐसा ही मुझे कहा गया। ये सीन मुझे थोड़ा अजीब और बहुत ही डरावना तो लगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने काम में लगा रहा। लेकिन ये डाउट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। दूसरे ही दिन जब मैं आज मजदूरों की यूनिफॉर्म में था तो सभी लोगों को देखकर मुझे भी अपनी हैसियत का अंदाज़ा लग रहा था। मैं भी उन्हीं की तरह काम करता रहा। जब मेरी मुलाकात महेश भैया से हुई तो मैंने रात वाली बात के बारे में पूछा, तो उन्होंने ये बोलकर मेरी बात को काट दिया कि बस कुछ नहीं था। ये रात के करीब 3:30 बजे प्लेटफार्म की पटरियों के नीचे कुछ अजीबोगरीब राज दफनाए गए हैं, जिनको जानने की कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन उनकी हल्की सी सच्चाई इंसान के मनोबल को तोड़ देती है। लेकिन मैं उनसे काफ़ी अलग था और शायद ये वहम मेरे अंदर था। मुझे लगता था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं उसे बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये शायद मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल को जन्म दे रहा था, क्योंकि ये जितना सोचने में आसान लगता है उतना ही करने में मुश्किल। लेकिन जैसे तैसे महेश भाई साहब ने मुझे इस बात को जानने से बहुत पीछे कर दिया और अब मैं इससे मतलब ना रखने को भी सोचने लगा। मैंने इन बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आज स्टेशन पर ठंड का जमावड़ा कुछ ज़्यादा ही था तो हम कर्मचारी लोगों ने उस प्लेटफार्म की दूसरी ओर बदन को राहत देने के लिए आग जला ली। लेकिन वहाँ के ठेकेदार ने हमें कुछ पलों के लिए भी उस आग के पास तपने ही नहीं दिया। जैसे हम लोग अपने बदन को गर्म करने के लिए उसके पास जाते तो वो हरामी ठेकेदार जल्दी से हमें दखल देने लगता। अब ऐसा नहीं था कि हम उसकी इन बातों से कुछ ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन ठेकेदार को भी अपनी इज्जत में रहकर ही काम करना चाहिए। जैसे तैसे मैंने उसे बर्दाश्त किया और पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार वो मेरे ऊपर ही किसी काले सांप की तरह मंडराने लगता। जैसे मैं हल्का इधर उधर होता तो हर बात पर टोकना मानो उसकी आदत पड़ गई थी। तभी मैंने सोचा कि अभी मेरा नया नया काम है और अगर मैं इससे टकरा गया तो कहीं ना कहीं मैं इस काम से हाथ तो बैठूंगा, जिस वजह से मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहता था। मैं उस ठेकेदार से अच्छी बातें करने की कोशिश करने लगता तो वो मुझे इग्नोर करके वापस से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता। सच में आज ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी।
तो उसके बाद हमें एक ब्रेक मिला जो रात के 1 बजे से पौने 2 बजे तक का होता। और इसी बीच हम सभी भूख के मारे तड़पते इधर उधर भटकने लगे। हमें एक बैग मिला और उस ब्रेक के दौरान जब मेरी आंखों ने उस बैग को देखा तो मैंने पाया कि चिप्स की कुछ थैलियों के साथ साथ उसके अंदर मिठाई का एक डिब्बा रखा हुआ था और उसके ऊपर नाल बंधा हुआ था। ये सब मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं उसे देखकर हंसते हुए उन सभी से कहने लगा, अरे भाइयों, इस मिठाई को हम लोग बांट लेते हैं। तो वो सभी मुझे किसी अजनबी की तरह घूरने लगे। उन सब का ये बर्ताव तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फिर वही महेश भैया एकदम से मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा, ये मिठाई का डब्बा वापस उसी के अंदर रख दो, तुम नहीं जानते यहाँ क्या चलता है। उनकी बात मानकर मैंने उस मिठाई के डिब्बे को वापस तो रख दिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था मानो महेश भैया मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी बात जो उन सभी को मालूम है लेकिन फिलहाल मुझे नहीं बताई जा रही है। मैं महेश भैया से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, अरे भैया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। लेकिन महेश भैया ने मेरी सभी बातों को इग्नोर कर दिया और उन्होंने कहा, अभी तुम अपने काम से काम रखो, कोई भी सवाल मत पूछो, क्योंकि ये स्टेशन को नॉर्मल स्टेशन की गिनती में नहीं आता। खासकर इस स्टेशन की कोई भी असलियत जानने की कोशिश भी नहीं करनी है, वरना तुम्हारी भी वही दशा होगी जो उन पुराने मजदूरों की हुई थी। अब मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाया। उसके बाद हम सभी अपने अपने काम में लग गए, पर पता नहीं क्यों लेकिन स्टेशन पर लोगों की तादाद कम ही थी। शनिवार की रात अमूमन लोगों की भीड़ कम ही होती है, पर मुझे इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा मतलब तो नहीं था। मैं अपने काम में जुट गया और रात्रि करीबन 3:30 बजे एक बार मेरा महेश भैया ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले गए। अरे अरे महेश भैया, आप ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं इतना कहता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और तकरीबन 20 मिनट बीतने के बाद उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और अब मेरा दिमाग घूम गया। पता तो लगना था कि आखिरी स्टेशन पर क्या चल रहा है और इसीलिए अब मैं पूरे तरीके से तत्पर हो गया कि आखिरी स्टेशन पर हो क्या रहा है। रातों की छांव से छोटे मोटे कीड़ों की आवाज़ उस स्टेशन की खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उस वीरान स्टेशन का ये सन्नाटा भंग नहीं हुआ। और इसी बीच महेश भाई साहब ने बताया कि कल स्टेशन पर आना मना है, क्योंकि कल स्टेशन का माल तकरीबन पूरा हो जाएगा और उसके बाद हमें अगले माल का वेट करना है जो परसों से शुरू होगा। और यही वो बात थी जहाँ से एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि अब मैंने ये निश्चय कर लिया था कि कल के दिन मैं पूरी तरीके से पता लगा लूँगा कि स्टेशन पर ऐसा क्या है जिस वजह से इस स्टेशन के ऊपर कुछ अजीब अजीब हरकतों को अपनाया जाता है। और ये सब जानने की खातिर मैंने शुरू कर दिया एक ऐसा मिशन जो सबकी समझ से बाहर था। जब हम लोग स्टेशन से निकले तब हम सभी ये बात तय करके गए थे कि अब परसों ही मुलाकात होगी, और फिर सभी अपने अपने घर की तरफ लौट गए। मैं भी अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन जब मुड़कर एक बार स्टेशन की तरफ देखा तो ऐसा लगा मानो मैंने अपनी क़यामत की ओर देखा है। अंधेरे से लथपथ और खामोशी के अंदर जकड़ा ये स्टेशन मेरे दिल में एक अलग ही कदर मचा रहा था। उस समय तो मैं अपने घर लौट गया, लेकिन जैसे ही दूसरी शाम हुई तो अपनी मम्मी को कहकर मैं वापस से स्टेशन आ गया। इस बार स्टेशन पर आते वक्त मैं अकेला नहीं था, बल्कि मेरा दोस्त विक्रम भी मेरे साथ था। आज हमारा इरादा सिर्फ वहाँ फ़ोन चलाने का था और दूसरी तरफ मेरे दिमाग में कुछ और ही विचार घूम रहे थे। 9 बजे जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो मुझे वहाँ एक खूबसूरत लड़की दिखी और उसे देखते ही मेरा दिल बहल गया और मैं उसका पीछा करने लगा। हालांकि बाद में वो मेरे पास आई और उसने कहा, सुनिए, किरोड़ा जाने वाली आखिरी ट्रेन कब आती है? तब मुझे याद आया कि लगभग 3 बजे के आसपास वो ट्रेन इस स्टेशन पर पहुंचेगी जो बहुत ही लेट आएगी। पर आप इतनी देर यहाँ रुककर क्या करेंगी? तो उस लड़की ने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूर पर उसकी बुआ का घर है और वो वहीं पर रहती है। उसे लगा कि ट्रेन जल्दी आ जाएगी, इसलिए वो तैयार होकर स्टेशन पहुँच गई। मैंने उसे समझाते हुए कहा, आप चिंता मत करो और मेरा नंबर रख लो, जब आपको ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको उस ट्रेन तक छोड़ दूंगा और तब तक मैं यहीं पर हूँ। वो लड़की एक हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से चली गई। उसकी मुस्कान को मैंने अपने दिल पर ले लिया। रात के करीबन 1:30 बजने को आए थे। घर वाले भी फ़ोन कर रहे थे और इसी के चलते जब मैंने फ़ोन उठाया तो मम्मी मुझे गुस्सा करने लगी और तुरंत ही घर पर आने को बोला। इसी बीच उस लड़की का कॉल भी आया।
और कॉल रिसीव करके मैंने उसे ट्रेन में बैठने की प्रक्रिया समझा दी। फिर उस लड़की ने कहा वो खुद पे खुद चली जाएगी और मुझे जो काम करना है वो मैं कर लूँ। फिर मैंने भी उस लड़की के ऊपर से अपना ध्यान हटा दिया और स्टेशन से निकलने लगा। फिर इसी बीच मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं हैरान होने के साथ साथ थोड़ा हक्का बक्का रह गया। दरअसल एक औरत स्टेशन की पटरी पर अपने हाथ में एक कटोरा लेकर पानी की मांग कर रही थी। अब मैं ठहरा एक सच्चे दिल का इंसान तो भला किसी की मदद क्यों ना करूं, और इसी मदद के लिए मैं अपने दोस्त को वहीं छोड़कर उस औरत की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वहां से करीब 50 मीटर आगे वाटर कूलर लगा हुआ था और उस औरत की स्थिति ऐसी लग रही थी मानो वो चल ही नहीं पा रही हो। और जैसे मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी एक करतूत मुझे बड़ी डरावनी लगी, क्योंकि उसके हाथ में इतनी मजबूती थी कि मैं एक पल के लिए भी अपने हाथ को हिला नहीं पाया। और फिर उसने मुझे प्लेटफार्म से सटी हुई पटरियों पर ढकेल दिया। मैं एकदम से नीचे गिरा और उसके बाद वो मुझे घसीटने लगी और नीचे घसीटने की वजह से मेरा पूरा का पूरा शरीर बुरी तरह से छिल गया। दर्द के मारे मैं बुरी तरह से कराहने लगा और मेरी आवाज़ मेरे दोस्त तक पहुंची तो मेरी दशा देखकर उसके भी होश उड़ गए। लेकिन साला वो इतना बदतमीज निकला कि डर के मारे वहां से खुद ही भाग निकला। मेरे दोस्त को यूं भागता देख मुझे लगा कि अब तो मेरी मौत बिल्कुल निश्चित है। फिर जैसे तैसे करके मैं वहां से भाग के निकल गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आदमी की किस्मत उसका साथ दे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत इंसान का कुछ खंडन नहीं कर सकती। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस प्लेटफार्म पर सिग्नल लाइट खराब होने की वजह से मुझे वहां का स्टेशन मास्टर दिखा और जैसे स्टेशन मास्टर की नज़र मेरे ऊपर गई तो पता नहीं क्यों पर वो भी तुरंत ही वहां से भाग निकले और स्टेशन मास्टर अपने रूम में पहुंच गया। उस रूम से वो कुछ चीज़ बाहर लेकर आया और फिर मेरी तरफ भागने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि उसके हाथ में मुझे एक थैली नजर आ रही थी जिसके अंदर राख की तरह नजर आने वाली कुछ अजीब सी चीज़ चमकती हुई दिखाई पड़ रही थी। और फिर उस स्टेशन मास्टर ने राख से भरी उस थैली को उस औरत के ऊपर उड़ेल दिया। उस राख से एक असाधारण रोशनी बहुत तेज चमकने लगी और मेरी आंखें बंद होने लगी। और दूसरे पल जब मेरा शरीर पूरी तरीके से घायल अवस्था में था तो मेरी आंखें खुली तो अब उस औरत का नामो निशान वहां से मिट चुका था। शायद वो वहां से गायब हो गई थी। और तभी एक चैन की सांस लेते हुए मैं पटरियों पर बैठ गया। दूसरी तरफ स्टेशन मास्टर बड़ी चिंता में लग रहा था। उसने मुझे तुरंत ही अपने साथ बुलाया और स्टेशन मास्टर रूम में ले गया। फिर स्टेशन मास्टर ने बताया कि तुम मजदूर की छुट्टी आज किस लिए की गई थी, क्योंकि आज के दिन उस औरत की मौत हुई थी और आज इसका एक शिकार तो पक्का होना था। लेकिन उस स्टेशन मास्टर ने मुझे उस औरत की सच्चाई बताने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो औरत फिर कभी तुम्हें अपना शिकार जरूर बनाएगी, क्योंकि अब तुम ही उसका लक्ष्य हो। दोस्तों, आज भी मुझे उस चीज़ का इंतज़ार है जब वो पूरी ताकत मेरे ऊपर वार कर सकती है। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ और अगर जिंदा बचा तो मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। क्या पता कब वो बुरी शक्ति मेरे ऊपर हावी हो जाए और मुझे मौत के घाट उतार दे। पर वो औरत कौन थी और मुझे क्यों मारना चाहती थी और असल में उस स्टेशन की क्या सच्चाई है, ये आज एक भी राज बना हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय and take care.